तो जैसा हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ग्रह मंडल की राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग जोडियाक की तीसरी राशि मिथुन राशि के गुण स्वरूप स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पिछली दो क्लासेस में जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की, एक बार हम फिर उसको यहाँ रिपीट कर दें। हमने बोर्ड में जो फंडामेंटल्स लिख रखे हैं, पैरामीटर्स, हम इन्हीं को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मिल करके ही एक साथ मिथुन स्वभाव या किसी भी राशि के गुण स्वरूप स्वभाव और स्थान और वस्तुएं, व्यक्ति, स्वास्थ्य, इन सबको जो है वो अ, मतलब इंडिकेट करते हैं। ये कलेक्टिवली एक मतलब मिथुन राशि की किसी भी क्वालिटी को ये सब मिल करके बनाएंगे। तो इसलिए मतलब हम फंडामेंटल्स को अगर समझ लें तो किसी भी किताब में मिथुन राशि से संबंधित कोई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल या मेंटल, या उसकी प्रोफेशन रिलेटेड, प्लेसेस रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, है ना, मतलब क्या कहते हैं ये, स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी चीज ऐसी होगी तो हम लोग उसको इन्हीं के आधार पर इंटीग्रेट करके इसको हम लोग अ, जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए मैं जो हूं फंडामेंटल्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे हम लोगों ने समझा है कि सबसे पहले हम लोग तत्व लेते हैं, वायु तत्व। ये राशि वायु तत्व की है। अब देखिए क्या है, जो तत्व है, अभी तक हम लोगों ने एक राशि पढ़ी अग्नि तत्व की, एक राशि पढ़ी पृथ्वी तत्व की, ये राशि है वायु तत्व की। अभी क्या है, ब्रह्मांड में ये तत्व पहले बार निर्मित होकर के आ रहे हैं। तो जब पहली बार निर्मित होकर के आ रहे, इन्हें अभी दूसरे जो है परिस्थितियों, गुणों आदि से जो है इनका सामना नहीं हुआ है प्रकृति से। तो अभी जो भी हम लोगों ने तत्वों के जो मूलभूत लक्षण पढ़ रखे थे, वही इसमें अधिकांश अधिकतर मिलेंगे। अब जब हम लोग इन्हीं तत्वों की दूसरी राशियों को जब पढ़ेंगे, तब हमको डिफरेंशिएशन और पता लगेगा कि यहाँ जो वायु तत्व थी, वायु थी, वो कैसी थी, और जब हम तुला या कुंभ पढ़ेंगे तब वहां की वायु तत्व कैसी थी। इसलिए इसके वायु को के फंडामेंटल्स को पकड़ना और समझना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग आगे की राशियों को भी जो है अच्छी तरीके से डिकोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार फिर मेष से शुरू करते हैं। मेष में क्या हुआ था, दैवीय ऊर्जा जो है वो इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बड़े गति और वेग से और शक्ति से छोड़ी गई थी। तो मेष राशि में क्या था, गति है, ऊर्जा है। और वो ऊर्जा दिशाहीन ऊर्जा है। किसी भी कार्य को पकड़ना छोड़ना मतलब वो वेस्ट एनर्जी है, यूटिलाइज एनर्जी नहीं है। और वो इनोसेंट एनर्जी थी। यही ऊर्जा आगे चल करके वृषभ में कन्वर्ट हुई। वृषभ में क्या हुआ, जो हमारी मतलब दिशाहीन ऊर्जा थी, स्कैटर्ड एनर्जी जो थी, वो फिक्स हो गई, एक एक डायरेक्शन में वो फिक्स हो गई। और वो किस डायरेक्शन में फिक्स हुई, पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या हुआ कि वस्तुएं, और कौन सी वस्तुएं, प्रारंभिक स्तर पर हमारे खान पीन, रहन सहन और हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने वाली वस्तुएं, जो हम नेचुरल जोडियाक के सेकंड हाउस से जो हम लोगों ने देखी थी। अब क्या हुआ, मिथुन राशि में यही ऊर्जा जो है ये दो भागों में विभक्त हो गई। अब दो भागों में कैसे विभक्त हो गई, ये हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा क्या है कि मेष और वृषभ में जब हम लोगों ने इसके प्रतीक चिन्ह देखे, तो दोनों के प्रतीक चिन्ह क्या थे, चतुष्पद थे, मतलब एनिमल्स थे। तो वहां मतलब वो एनिमल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अभी जो एनर्जी है वो ह्यूमन नहीं हुई थी, उसकी थिंकिंग, या मतलब थिंकिंग थी ही नहीं, अगर थी भी तो वो ह्यूमन इस लेवल पे नहीं थी, मॉडरेट नहीं थी। और ये जो राशि है इसका प्रतीक चिन्ह है मेल और फीमेल, ये ह्यूमन है। तो ह्यूमन और मेल एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, बुद्धि का था, बौद्धिकता था, चिंतन मनन विवेक का था। तो ये जो राशि वायु तत्व की है, जो अब एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी यहां मिथुन में आकर के दो भागों में विभक्त हो गई। कैसे में, मेल फीमेल में। और मेल फीमेल में क्या है कि क्रिएशन की एनर्जी है।
ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग आगे और डेवलप करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि राशियों के हिसाब से एनर्जी जो है क्या रूप लेती चली जा रही है। इसका जब हम लोग आगे जब अभी और ज्योतिष में और हम लोग गूढ़ चीजों को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो ये चीजें वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो हम लोगों ने वायु तत्व की बात की। तो हम लोग जैसे वायु तत्व की बात कर रहे हैं तो वायु के बारे में हम लोगों ने समझा था। वायु तत्व का मुख्य क्या था कि हम लोगों ने समझा था कि जिस तरह फायर जो है हमारी एनर्जी लेवल पे काम करता है, पृथ्वी तत्व हमारे मेटल्स्टिक लेवल पे काम करता है, और वायु तत्व क्या है कि ये बुद्धि लेवल पे काम करता है। वायु क्या है? वायु हमेशा प्रवाहमान रहती है, और हम जानते हैं कि शब्द जो है वायु में ही जो है अ, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यही शब्दों का आदान प्रदान होता है, और ये लगातार जो चलती रहती है तो हमारे विचार होते हैं। तो एक्चुअली वायु का मतलब क्या है? वायु तत्व हमेशा बुद्धि बुद्धि के स्तर पे कार्य करता है, बुद्धिकता के स्तर पे कार्य करता है, इंटेलिजेंट लेवल पे, है ना। तो इंटेलेक्चुअलिटी इसका जो है मेन, इसका जो है कीवर्ड है। अब बुद्धि और बौद्धिकता का क्या मतलब? ये टोटली मेंटल लेवल पे काम करती है। जैसे पहली दोनों राशियां जो है वृषभ विशेषकर फिजिकल लेवल पे काम कर रही थी। कुछ सोचना विचारना नहीं, जो बताया गया वही काम करो। और मेष में क्या था? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, बस वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वायु तत्व पूरी तरीके से मानसिक स्तर पे कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिथुन राशि जो होगी पूरी तरीके से बुद्धि और मानसिक स्तर पे कार्य करती है। बुद्धि के क्या कार्य हैं? सोचना विचारना, चिंतन मनन, है ना। और सोचना विचारना की जब बुद्धि है और हमारे पास विचार है तो विचारों के बारे में हम सोचेंगे कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, क्या है, हमारे लिए कैसा होगा, जगत के लिए कैसा होगा, समाज के लिए क्या होगा। तो हम चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब हम चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे अंदर लॉजिक डेवलप होती, तर्क तर्क हमारे अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने किसी विषय पर विचार किया। तो मिथुन राशि क्या विचारशील राशि है, तर्कशील राशि है। मतलब यहां जो मिथुन जातक होगा वो पूरी तरीके से मेंटल लेवल पे काम करेगा, बुद्धि स्तर पे काम करेगा, और वो तर्कशील होगा, विचारशील होगा, और क्या है उसके अंदर हर चीज को जानने की एक जिज्ञासा होगी। देखिए मिथुन जातकों के गुण स्वरूप स्वभाव को जब भी हम लोग जो है आ, पढ़ेंगे या समझेंगे तो चार पांच चीजें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे मोटी मोटी, कि वायु तत्व है, द्विस्वभाव है, पुरुष राशि है, और इसके जो है स्वामी बुध है। इन सबको मिला करके ही इसके हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या मिला हमको वायु तत्व में कि ये बौद्धिक और मानसिक स्तर पे कार्य करने वाले लोग हैं, चिंतन मनन करते हैं, तर्कशील होते हैं, दिमाग व बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक ऊर्जा की तुलना में ये मानसिक ऊर्जा को ज्यादा प्रयोग करते हैं। वृषभ क्या थी? उस शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग था, कैपेसिटी टू डू वर्क। यहां हम लोग देखेंगे ये आएगा कैपेसिटी टू क्रिएट। अब कैसे क्रिएट होगा ये हम लोग और समझते हैं अभी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? मतलब इन्हें अगर कोई आप काम कहेंगे तो सबसे पहले आपको ये बातों में ही सारे काम जो है हल करके बताने की कोशिश करेंगे। कहीं आने जाने की तुलना में सबसे पहले समझाएंगे कि देखो आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस तरह करोगे उससे मिलोगे, ये होगा ये होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको बातों बातों में ही सब कुछ समझाना चाहेंगे, मतलब खुद उठ करके नहीं जाना चाहेंगे। फिजिकल लेवल का ये मतलब हुआ कि शारीरिक स्तर पर ये कम क्रियाशील होते हैं और मानसिक स्तर पर ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जब ये मानसिक स्तर पर ज्यादा क्रियाशील होते हैं तो विचारशील होते हैं। और हम जानते हैं इसीलिए जो है सामान्यता ये लोग क्या होते हैं कि चूंकि ये तर्कपूर्ण भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, और हम जानते हैं कि जैसे लॉ है या मतलब साइंस है ना, इन सब में क्या होता है हमारा लॉजिक बहुत चलता है, तर्क बहुत चलता है। तो ये जो लोग भी मतलब इस लेवल पे काम करते हैं, लीगल लेवल पे रिसर्चर होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं या डिप्लोमेट होते हैं, ये टोटल आप देखते हैं मेंटल लेवल पे ही कार्य करते हैं। साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, है ना, ये सब कवि हैं, ये सब लोग क्या करते हैं
मेंटल लेवल पे काम करते हो। तो ये इसके जो है वायु तत्व का ये मतलब है कि इनके लेवल ऑफ वर्किंग क्या है। तो अगर हम लोग किसी भी इस तरीके के कार्यशील व्यक्ति को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें वायु तत्व की अधिकता है। और वायु तत्व के ये गुण जो हैं सबसे ज्यादा तर्कशीलता के, विचारशीलता के सबसे अधिक जो है में मिथुन में मिलते हैं। अब क्या है, मिथुन राशि को एक और राशि के नाम से जाना जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको जैसे ने बोर्ड में लिख रखा है द्वंद्व, द्वंद्व राशि भी इसे कहते हैं। द्वंद्व का क्या मतलब होता है? द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, मतलब दो लोगों के बीच युद्ध। अब ये युद्ध जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल हो। यहां पर चूंकि हम लोग वायु की बात कर रहे हैं, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो यहां ये कहेंगे कि दो लोगों में विचारों का द्वंद्व। ये द्वंद्व जो है दो लोगों के बीच में हो सकता है, और एक ही व्यक्ति के अंदर जो है एक विषय को लेकर के विभिन्न विचारों के बीच की जो लड़ाई है, इसे कहते हैं द्वंद्व। मतलब ये क्या, परस्पर विरोधी विचारधारा या स्थितियों में झूलना। मतलब क्या होता है, जैसे आप पेंडुलम देखते हैं, पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम देखिए दो स्थितियों के बीच में, मैक्सिमम और फिर के मिनिमम के बीच में वो हमेशा डोलता रहता है। मतलब दो जो विरोधात्मक हमारे सामने स्थितियां आ सकती हैं, या हम किसी भी विषय पर विचार करते समय हमारे अंदर कोई भी दो प्रकार के विरोधात्मक विचार आ सकते हैं। एक ये भी होता है कि आप किसी चीज को, किसी विषय पर विचार कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, और तुरंत किसी ने कुछ कहा तो आप उसके तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में चल चुके। तो ये क्या है, दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य में हमेशा जो है झूलते रहना। ये इससे और जनरेट होता है कि इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है, एक पुरुष और एक महिला का है ना। और ये अभी अभी ब्रह्मांड में इंट्रोड्यूस हुए हैं, और दोनों का स्वभाव बड़ा विपरीत होता है। इनका स्वभाव भी विपरीत है और विचारधारा भी विपरीत है ना। तो इससे ही पता लगता है द्वंद्व राशि है ये। तो द्वंद्व राशि का क्या होता है कि चूंकि ये दो विरोधात्मक विचार, दो विरोधात्मक स्थितियां इनके दिमाग में हर समय जमी रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब निर्णय न कर पाने की स्थिति में होते, ऊहापोह में रहते हैं, अस्थिरता रहती है, असंतुष्टि भी रहती है। तो ये द्वंद्व राशि कही जाती है। हर समय ये किसी चीज पे जल्दी निर्णय नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए क्या होता है, इनमें थोड़ी अस्थिरता या व्यग्रता होती है। जब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो इनमें थोड़ी मानसिक चिंता, व्यग्रता होती है। तो ये द्वंद्व राशि के नाम से भी जाना जाता है। द्वंद्व का मतलब हमको ये समझना चाहिए, हर समय दो विरोधी चीजों के बीच में झूलना, और अपने आप में उस चीज को महसूस करना। कोई भी बात आपसे कह दी जाए, आप तुरंत उसका उल्टा सोचने लगेंगे, उसकी दूसरी साइड सोचने लगेंगे। समटाइम इज इट वेरी पॉजिटिव, लेकिन ये इसका जो है थोड़ा सा कभी कभी निगेटिव क्वालिटी भी रह जाती है। तो ये इनको धैर्यहीनता भी देती है। और ये द्वंद्व राशि क्या देती है, ये मिथुन जातक हमेशा उस चीज को पाने के लिए परेशान रहते जो उनके पास है नहीं, इसीलिए व्यग्र रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपने अपने पास उपलब्ध जो है क्या उपलब्धियों से ये संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते हैं। दो विरोध मतलब है, तो ये ऐसा क्यों नहीं है? अगर काला है तो सफेद वाला हो तो ज्यादा अच्छा था, सफेद है तो काला ज्यादा अच्छा होता। छोटी चीज आ गई तो बड़ी वाली ज्यादा अच्छी, बड़ी थी तो छोटी अच्छी लगती। तो ये चीजें जो है हर समय इनके मन में मैं क्या कहते हैं, विचरती रहती हैं, इसलिए द्वंद्व राशि कहते हैं। ये मिथुन का बहुत बेसिक स्वभाव है। फिर क्या आता, हम लोगों ने इसे द्विस्वभाव भी पढ़ा है, डुअल। अभी एक हम लोगों ने चर राशि पढ़ी, जो एनर्जी थी मेष की, वो दिशाहीन थी, है ना। स्कैटर्ड एनर्जी थी, मतलब उसकी गतिशील है, चारों तरफ वो घूम रही है, फैल रही है, घूम नहीं फैल रही है, उसकी कोई दिशा नहीं है। वृषभ की जो ऊर्जा थी वो एक दिशा में जा रही थी। ये ऊर्जा कैसी है, दो स्वभाव, दो दिशाओं में जा रही है। अब देखिए, जो पहले चारों तरफ थी, चकरगिन्नी की तरह घूम रही थी, फिर वो स्थिर हुई, वो भी स्थित अच्छी नहीं पाई गई। फिर क्या हुआ, मतलब ये दो डायरेक्शन इसको दिए गए, स्त्री पुरुष के रूप में द्विस्वभाव मान लीजिए इसको, है ना।
तो वो, और दूसरा क्या मान लिए, अच्छे बुरे के रूप में, या दो दिशाओं के, मतलब क्या क्या, दोनों तरफ सोचना। तो ये द्विस्वभाव राशि का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग पॉजिटिवली देखें तो ये क्या होता है कि किसी भी विषय हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, इसके दोनों पहलुओं या सभी पक्षों पर विचार करना, ये द्विस्वभाव का मतलब हुआ। मतलब मिथुन जातक क्या होते हैं कि किसी भी चीज को एज इट इज नहीं स्वीकार करते। वो हर चीज का परीक्षण करते हैं, ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, किसी ने हमसे बात कही सही है या गलत है, इसने फायदे के लिए है कि हमारे फायदे के लिए क्यों कह रहा है। कोई भी इनके सामने लॉजिक आएगी, उस पे भी दोनों पक्षों में विचार करेंगे। तो ये जो है सभी पक्षों पर विचार करना। जब सभी पक्षों पर विचार करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अच्छी तरह विचार नहीं कर पाते हैं, तो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अनिर्णय की स्थिति होती है। आप इनसे कुछ पूछिए तो तुरंत जो है तमाम चीजों पर एक साथ ये विचार करने लगेंगे, उसके तमाम पहलुओं पर। तो ये जल्दी किसी को निर्णय, किसी चीज पे निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यहाँ चलना है, अच्छा सोचते हैं चलना है कि नहीं चलना है, ये करना है, फिर थोड़ी देर, अच्छा ये नहीं, ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। मतलब कोई भी चीज हो आप इनसे कहिए तो ये तुरंत निर्णय नहीं ले सकते हैं। तुरंत क्या, बहुत देर तक भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो क्या है, एक निर्णय पर ना पहुंच पाना, अस्थिरता, अनिर्णय की स्थिति पे रहना। और जैसा हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सभी पक्षों पे विचार करना। जब सभी पक्षों पे विचार करने की बात आती है तो ये बहुत अच्छा गुण ये देती है कि उस समझ लीजिए कि समय किसी विषय के बारे में एक तरीके से हम लोग जो है अनुसंधान कर लेते हैं, खोज लेते हैं उसको, है ना, कि उसकी वास्तविकता क्या है ना। तो किसी भी वस्तु या विषय के सभी पक्षों को जानने की स्थिति हमको, हमें बड़ा जो है उसके बारे में आ, ये कहिए कि प्रत्येक चीज जानने की क्षमता देती है। चूंकि ये सभी पक्षों पे विचार करते हैं इसलिए इनके विचारों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। विचारों का फैलाव का मतलब ज्यादा ये हो गया कि मतलब मानसिक स्तर पर ये हर समय किसी न किसी चीज पर सोचते रहना, और उस चीज पर भी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पे सोचने लेना। तो इसीलिए क्या है कि इनके विचारों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। जब विचारों का फैलाव ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं, तो इनमें प्रश्न पूछने की मतलब क्या कहते हैं, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, है ना। जब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो हम कह सकते हैं बड़े जिज्ञासु हो तुम। जिज्ञासु का मतलब हर चीज जानने की इच्छा रखना, हर चीज जानने की आकांक्षा। क्योंकि ये संतुष्ट नहीं होते हैं, चौतरफा इनके विचार जा रहे हैं। हम्म, तो और वहां समझ में नहीं आ रहा है तो हर प्रश्न आपसे पूछेंगे, बहुत पूछना। ठीक है। अब ये जो द्विस्वभाव का एक और चीज होती है कि ये थोड़ा इनमें दृढ़ता की कमी होती है। दृढ़ता की कमी माने किसी डिटर्मिनेशन की कमी। डिटर्मिनेशन की कमी आप ऐसे देख सकते हैं कि ये से निर्णय तो नहीं लिया, मतलब किसी चीज पर ये अडिग भी नहीं रह सकते। अगर इन्हें कोई कहा जाए तुम इस पर अडिग रहना, और इनको कोई विचार आपने दे दिया और किसी दूसरे ने उसको जरा सा भी उसी विषय को लेकर के एक दूसरा पक्ष उसके सामने रख दिया, तो ये तुरंत बदल जाते हैं। तो विचारों में दृढ़ता की कमी, अपने स्थान में दृढ़ता की कमी, अपने कार्य में दृढ़ता की कमी, अपने कार्य को कराने में दृढ़ता की कमी, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। दृढ़ता कमी का एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। इनको ये भी कहा गया है, दे आर बेस्ट सर्वेंट, नॉट ए बेस्ट क्या कहते हैं, मालिक। कारण ये किसी से काम करा नहीं सकते, ये स्वयं तो काम कर सकते हैं। क्यों? कि ये किसी को कुछ बताने के लिए आगे बढ़े, समझाने के लिए। और तुरंत तुरंत चूंकि ये तो इनके दिमाग में तो कई चीज चल रहे हैं, तुरंत उसने, दूसरे वाले ने अपने तर्क में चार चीजें रखी और इनका विचार बदल गया। तो ये दृढ़ता की कमी इस लेवल पे भी जो है स्थिर होती, मतलब प्रकट होती है। तो द्विस्वभाव का मतलब ये होता है कभी कभी ये बड़े उदार हो जाते, कुछ भी दे देंगे, और कभी कभी इतने कृपण हो जाते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मन में आ गया तो नहीं देंगे। ठीक है ना। तो उदारता और कृपणता, ये साहस और डर, मतलब द्विस्वभाव कहाँ कहाँ दिख रहा है। उदारता में दिखा, दानीपन, कंजूस भी बहुत हो जाते हैं। साहस भी है इनके अंदर क्योंकि मेल साइन है,
और उसी समय डर भी इनके अंदर होता है, तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ठीक है। तो ये दुस्वभाव का मतलब है, इसको हम लोग और भी जो है परिस्थितियों के अनुरूप इनको और भी नए नए शब्द दे सकते हैं। ठीक है। तो दुस्वभाव का मतलब क्या हुआ? एक तो वायु तत्व है विचार, और भी डबल विचार, और कई प्रकार के विचार। इनको बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि जैसे रेडियो की सुई जो होती है ना, आप उसके जरा सा, अब तो रेडियो आता नहीं है, रेडियो की सुई को जरा सा हिलाते तुरंत दूसरा स्टेशन पकड़ लेती है वो। मतलब एक विद इन सेकेंड्स ये जो है अपने विषय से डाइवर्ट होने की क्षमता रखते हैं। तो इतने ज्यादा विचारशील होते हैं, और जिस पोजीशन में अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, वहां उस पोजीशन के लिए भी इनके पास जो है कहने सुनने को बहुत चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है विचारशील और मानसिक स्तर पे कार्य करते हैं। अब क्या है, ये क्रूर राशि भी है, मेल साइन है। अब मेल साइन का यहां क्या प्रभाव पड़ता है कि देखिए, मेल साइन में एक चीज है दृढ़ता, है ना। जब भी हम लोगों ने देखा इनमें दृढ़ता की कमी है, तो दृढ़ता इनकी आती कहां पर है? क्या होता है, जैसे आपके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, या आप किसी चीज पर विचार कर रहे हैं, और एक कोई विचार आपको पसंद आ गया, या जिसे कहते हैं हमारा ये विचार है, जब वो विचार आपका अपना हो जाता है, तब आप उससे नहीं हटते हैं। तब वो कहते हैं कि दृढ़ता आ गई, क्रूरता आ गई। वो बात गलत हो सकती है, और अगला उसको बिल्कुल मिथुन जातक सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना विचार हो गया। यहां पर मेल साइन काम करता है आक्रामकता, जिद्दी, दृढ़ता, है ना, साहस, और स्पष्ट बोलना, मैं तो यही करूंगा। ठीक है। ये होता है, यहां पर मेल का प्रभाव आता है। तो जब कभी भी मिथुन जातकों की कोई अपनी विचार, जो मल्टीपल जो आइडियाज, उसमें कोई अपना आइडिया जब उनका फिक्स हो गया, फिर वो वहां पर बहुत दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है। ये चीजें हैं, और आक्रामक होते हैं तो धैर्य की कमी नहीं रहती है, और बाकी ज्यादा बोलना। और चूंकि इनके मालिक बुध हैं, वो टॉकेटिव प्लैनेट्स हैं, तो ये भी मेल साइन में क्या होता है, ज्यादा बोलना, कम सुनना, अपनी बात को ज्यादा रखना, ये सारी चीजें इनमें होती हैं। अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग बुद्ध के बारे में भी समझ लें, तो मिथुन को और ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, बुद्ध क्या है, हम लोगों ने समझा बुद्धि के प्लेनेट है, बुद्धि, बुद्धिमत्ता के। और बुद्ध का मूल गुण क्या था? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, है ना। और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, और टॉकेटिव है, बहुत वाट पटु है। और मतलब टॉकेटिव तो है, लेकिन बुद्ध को हम लोगों ने कुमार ग्रह माना था। कुमार ग्रह का मतलब क्या, वो अभी मेच्योर नहीं है वो। और यहां पर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि अभी जो है मिथुन राशि, ये जोडियाक की पहली राशि है, तो ये क्या हुआ है कि ये अभी यहां पर विचारों में भी परिपक्वता नहीं आई है। ठीक है। तो इसलिए जो है यहां पर विचार, बुद्ध का ये गुण जो है मिथुन राशि को मिलता है। जब हम लोग कन्या राशि पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग मेच्योर्ड बुद्ध को देखेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, बुद्ध के क्या गुण इसको मिले? थोड़े से कुमार वाले, मतलब अभी इमेच्योर्ड वाला गुण मिला। सर मिथुन राशि जोड़िया की प्रथम राशि कैसे हुई? नहीं, वायु तत्व की, हाँ है सर। बुद्ध की प्रथम राशि है ये। करेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। बुद्ध की पहली राशि होने से, और वायु तत्व की पहली राशि होने से, और दूसरा क्या, भी मैं आपको इसको और आगे जब हम लोग चार राशियां पढ़ लेंगे, तब हम लोग और समझेंगे कि जो पहले चक्र की चार राशियां हैं, वो हमारे जीवन के किन किन पक्षों के बारे में विशेष रूप से बताती हैं। वो हमारी ये प्राइमरी साइन कहलाती है। प्राइमरी साइन में हर चीजें जो बड़ी प्राइमरी लेवल पे होती हैं, इनिशियल लेवल पे होती हैं। तो इसलिए विचार भी जो है हमारे बड़े इनिशियल होते हैं, अभी इनमें गहराई या व्यवहारिकता नहीं आई होती है। तो बुद्ध का यहाँ कुमार रूप जो है इसीलिए आता है, क्योंकि कुमार अभी मेच्योर हुआ नहीं है। तो यहाँ भी जो भी विचार हुए हैं, खाली इसमें चिंतन मनन चल रहा है, अभी ओके इन्होंने जो सर। है व्यवहारिकता नहीं पेश की है। तो इसलिए ठीक है यहाँ सर। पर बुद्ध का कुमार रूप जो है आता है। ठीक ओके है। सर, ओके। ठीक है सर। और क्या है, बुद्ध बहुत तेज गति से चलते हैं। इन्हों मतलब पंख लगा हुआ दूत कहा गया है, नारद ऋषि कहा गया है। तो ये भी जो है, मिथुन में क्या होता है ना, विचारों की गति बहुत तेज होती है, वायु है।
वायु कभी एक जगह टिकती नहीं है, हमेशा चलायमान होती है, प्रवाहमान होती है। तो इसलिए जो है वहां इनके विचारों की बहुत तेज गति होती है। ठीक है। और क्या है, बुध बड़ा, चूंकि इंटेलिजेंट प्लेनेट है बुध, तो इसको बुध को कहा गया सूक्ष्मग्राही। सूक्ष्मग्राही का मतलब क्या होता है, बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जो है पकड़ लेना। अब देखिए, बुध को वैसे तत्व दिया गया है पृथ्वी, जिसका होता है गंध। गंध का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की गंध हो सकती है, स्मेल। अब स्मेल को हम लोग, एक तो फिजिकल स्मेल होती है कि भाई अच्छी है, खराब है, सुगंधित है, कैसी है, तो उसके लिए भी देखिए वो दिख नहीं रही है, किसी को नहीं दिख रही। एक आदमी को सुगंध आ गई या किसी प्रकार की गंध आ गई, यानी उस व्यक्ति का चेतना स्तर बहुत उठा हुआ है, बहुत ऊंचा है, सजग है, वो अलर्ट है, और दूसरे लोगों को उस वातावरण में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो मतलब मिथुन राशि है, ये भी चेतना के स्तर बहुत अलर्ट है, बहुत प्रखर है, बड़ी सूक्ष्मग्राही है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लेना, मतलब किसी भी बात की तह तक चले जाना। और तह तक तब जाएंगे जब हम किसी भी विषय के दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो इसलिए कहा गया सूक्ष्मग्राही, बड़ी सूक्ष्म राशि है ये। अच्छा, और क्या है कि ये मल्टीपल साइन भी कही गई है, अभी आगे हम लोग मल्टीपल को भी समझेंगे अच्छी तरीके से, कि चूंकि ये मतलब द्विस्वभाव होती है और द्वंद्व भी होती है, कई विचार भी इसमें आते हैं, तो ये एक साथ इनमें जो है कई काम कर लेने की क्षमता होती है। मतलब एक साथ चूंकि कई विचार आते हैं, तो इसलिए एक साथ ये लोग कई काम कर सकते हैं, कई विषय पे सोच सकते हैं। अब कई काम कर लेने का मतलब ये हुआ, इसीलिए बुद्ध को मल्टीपल साइन भी कहते हैं, कि जब हम लोग प्रोफेशन के बारे में कभी सब पढ़ेंगे या समझेंगे, इनके प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें, तो जैसे तो इनके प्रोफेशन वही पढ़ाई लिखाई मेंटल लेवल पे काम करने वाले हैं, भी आगे हम लोग और उसको देखेंगे। लेकिन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं होते हैं, एक कार्य से। एक कार्य का मतलब एक प्रोफेशन भी हो गया। अब मान लीजिए कहीं ये किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के साथ साथ कोई एजेंसी ले लें, ट्यूशन पढ़ाने लगे, या कोई और दो चार काम पकड़ लें, वो करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के भी चार काम पकड़ लेंगे, थोड़ी देर ये कर लेते हैं, कुछ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें अस्थिरता है, चंचलता है। तो इसलिए ये एक साथ कई जगह ये एक्टिव रहते हैं, तो कई प्रोफेशन भी ये लोग पकड़ते हैं, एक ही प्रोफेशन कई प्रोफेशन करना, ये भी इनके अंदर बात होती है। ठीक है। तो ये हो गया इनका मल्टीप्लिसिटी का। और हम लोगों को बुध मतलब मिथुन राशि के बारे में, इसके गुण तत्व को समझने में और एक चीज जो सहायक है, वो ये है कि ये नेचुरल जोडियाक के थर्ड हाउस की साइन है ये। और थर्ड हाउस के जो मेन हम लोगों ने पढ़े थे नाम, एक तो ये पढ़ा था पराक्रम। अब पराक्रम का बुद्ध से क्या मतलब है, वो भी मतलब है। तीसरे भाव में हम लोगों ने पढ़ा था संवाद, छोटी छोटी यात्राएं। हाथ थे हमारे वहां पर, हाथ का बुद्ध से बहुत ज्यादा संबंध है। अब हम लोग एक एक चीज लेते हैं, पराक्रम। अब वैसे तो देखिए बुद्ध क्या है, कुमार है, नपुंसक है, लेकिन पराक्रम का यहां पर इसलिए स्टेब्लिशमेंट हो जाता है कि सारी लड़ाइयां, सारे विवाद आप फिजिकल लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको बौद्धिकता चाहिए, बुद्धि चाहिए, विचार क्षमता चाहिए। वो चाहे आपके खेल का मैदान हो या कोई भी अलग जगह हो, जहां पर आपको जो है पराक्रम दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। आपका व्यवहारिक जगत हो, व्यापारिक जगत हो, पारिवारिक जगत हो, या आपकी सोसाइटी हो, कुछ भी हो, जहां हमको पराक्रम दिखाना है। पराक्रम का मतलब क्या हुआ, हम अपनी बातों से, अपनी बुद्धि से, अपनी लॉजिक से लोगों को परास्त कर सकें या अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकें। इसलिए बुद्ध को जो है थर्ड हाउस में पराक्रम के लिए भी बहुत उचित माना गया। बाकी शारीरिक पराक्रम के लिए तो वहां मंगल कारक है ही। तो इसलिए पराक्रम जो है मतलब बुद्ध का क्या होता, मानसिक लेवल पर स्पष्ट होता है। ठीक है। और क्या गया, संवाद। अब साइन ऑफ कम्युनिकेशन है ही है ये, क्योंकि बुद्ध कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का ग्रह था, सॉरी भाव था। और ये राशि भी जो है वो मतलब वैचारिक स्तर पे कार्य करती है। और ज्यादातर विचार जो है
कम्युनिकेशन लेवल पे ही काम करते हैं। मतलब हमारे मन में कोई विचार आया तभी हम उसको दूसरों को बताएंगे, और विचार जब तक बताए ना जाए, दूसरों तक पहुंचाए ना जाए, तब तक वो विचार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर ही है वो। अभी संसार में तो वो दूसरे के सामने आया नहीं है। तो जब से ही हम विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो संवाद बन जाता है। तो क्या है, मिथुन को साइन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हमेशा कम्युनिकेट करना, टॉकेटिव है ना, और विचार है, सोचना विचारना है, और सोचना विचारना तब पता लगेगा जब हम दूसरे को बताएंगे कुछ। तो इसलिए क्या है, मिथुन राशि को संवाद की साइन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। पराक्रम हम लोगों ने समझा, कम्युनिकेशन हम लोगों ने समझा, और क्या चीज है थर्ड हाउस में। हाँ, अब देखिए हाथ, देखिए हम लोग फिजिकल अगर देखेंगे तो अभी आगे और कोई पार्ट्स बॉडी के देखेंगे, लेकिन थर्ड हाउस हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है। और बुध काहे का ग्रह है, लेखन का ग्रह है। जब हाथ को हम पढ़ाई से नहीं जोड़ेंगे, हाथ को हम लोग लेखन से जोड़ेंगे। तो मरकरी इज ए प्लेनेट रीडिंग, राइटिंग भी है, और स्किल भी है, और स्किल भी हम लोग हाथ से ही करते हैं ज्यादातर। तो राइटिंग का मतलब है, राइटिंग और हाथ जुड़ करके क्या हुआ, लिखना। तब ये, और लिखने का मतलब हम लोग कम्युनिकेशन से इसको जोड़ दें, लिखने को। तो लिख करके कम्युनिकेट करना। तो लिख करके जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो समझ लीजिए हमारे पास कितनी चीजें आ जाती हैं। जैसे पहले हम लोगों ने, आज से अगर 20-25 साल पहले की बात छोड़ दें, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, खाली हमारे पास टेलीफोन के भी उतने साधन नहीं उपलब्ध थे, तो लोग चिट्ठियों से, पत्र लेखन से अपनी मैसेजिंग करते थे, संवाद करते थे। तो चिट्ठी, पत्री, है ना, लेटर राइटिंग, और क्या हो गया, क्या कहते हैं, मतलब अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी कम्युनिकेट करते थे, मैगजीन, कहानी की किताबें, किसी प्रकार की पुस्तकें, पुस्तकें लिख करके लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर रही हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है बुद्ध से जुड़ जाती हैं। इसके अभी हम लोग आगे और विस्तृत इसका वो अध्ययन करेंगे, जब भी हम लोग वस्तुओं और इसके प्रोफेशन पे आएंगे। तो थर्ड हाउस से लिखना पढ़ना हो गया, ठीक है। और थर्ड हाउस से मोटी मोटी चीज क्या थी, छोटी यात्राएं। अब देखिए क्या है कि चूंकि ये डुअल साइन है ना, अस्थिर साइन है, हम्म और विचारों वाली साइन है, तो ये अस्थिरता क्या करती है, इनकी शारीरिक स्थिति पे भी जो है फर्क डालती है। तो क्या होते हैं, एक जगह आते जाते रहना, डुअल साइन है, छोटी छोटी यात्राएं करते रहना। मिथुन राशि जातक का ये भी होता है, छोटी मोटी यात्राओं को करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब जैसे अ, एक जगह संतुष्ट नहीं है, एक स्थिति से संतुष्ट नहीं, एक विचार से संतुष्ट नहीं, तो दूसरी जगह जाके वहां अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, अच्छा लगने की कोशिश करेंगे, दूसरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या, छोटी मोटी यात्राओं के लोग भी शौकीन होते हैं। तो ये थर्ड हाउस से भी हम लोग इसको जब कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं।